जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, पीआरटी के सीटेट के लिए ईवीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक जो 30 नंबर का आता है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी और 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाएगा, जिसमें 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ईवीएस से ही पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जाते हैं, मैचिंग की फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है, ये आपको एनसीईआरटी की ईवीएस की जो बुक्स हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक को पढ़ोगे तो एक बुक को आप, मैं नहीं समझता एक दिन में अच्छे से पढ़ पाओगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी के नोट्स तैयार किए गए हैं। ये पीडीएफ तैयार की गई है एनसीईआरटी की बुक से, नॉट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बेस्ड नहीं है, एनसीईआरटी ही है। मैं ये कहूँगा पूरा मैंने एनसीईआरटी से ही बनाया है ये। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं क्लास थर्ड की एनसीईआरटी की वीडियो डाल चुका हूँ ईवीएस की। वो वीडियो शायद 35 से 40 मिनट का है, मुझे 35 से 40 मिनट का है। 35 से 40 मिनट में आप क्लास थर्ड की ईवीएस को तैयार कर सकते हो। इसके अलावा आज फोर्थ क्लास की ईवीएस रहेगी। ये हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसमें पॉइंट्स ज़्यादा थे, तो 50 मिनट के लगभग की आज की क्लास रहेगी। इसके बाद मैं आपको फिफ्थ की ईवीएस कराऊंगा। देन हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप लोग या थंबनेल पे नंबर है मेरा, या 9808347403 यहाँ नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो। आपको इसमें ईवीएस की पीडीएफ, एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनसीईआरटी बेस्ड ये पीडीएफ मिल जाएंगी। हिंदी ग्रामर की टोटल, हिंदी ग्रामर की आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। करंट अफेयर, स्टैटिक्स, ये आपको इसमें पीडीएफ मिल जाती है इस ग्रुप में आपको। इसके अलावा आपको 20 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे और 20 आपको प्रैक्टिस सेट्स कराए जाएंगे एसएसटी और ईवीएस के। इतना सब कुछ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो आप लोग 9808347403 इस नंबर पे आप मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी। इसमें पूरी बुक का निचोड़ रहने वाला है। एक वीडियो में आपकी एनसीईआरटी की जो ईवीएस की क्लास है फोर्थ की, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, पर्यावरण की जो बुक है हमारी क्लास फोर्थ की, ये दिखने में कुछ ऐसी है और इसका नाम है आसपास। इसके अलावा हम इसमें बात करें तो इसमें टोटल 27 चैप्टर दिए गए हैं। जो 27 चैप्टर हैं इनके हम नाम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहला नाम है चलो चलें स्कूल, दूसरे का नाम है कान कान में, तीसरा है नंदू हाथी, चौथा चैप्टर हमारा अमृता की कहानी, पांचवा अनीता की मधुमक्खियां, ओमना का सफर, सातवां खिड़की से, नानी के घर तक, बदलते परिवार, हुतुतु, फुलवारी, कैसे कैसे बदले घर, पहाड़ों से समुद्र तक। 13 चैप्टर ये हो गए। 14वां है बसवा का खेत, 15वां मंडी के घर तक, चू चू करती आई चिड़िया, नन्दिता मुंबई में, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, जड़ों का जाल, मिलकर खाएं, खाना खिलाना, दुनिया मेरे घर में, पोचमपल्ली, दूर देश की बात, चटपटी पहेलियां, फौजी बहीदा और कोशिश हुई कामयाब। इस तरीके से हमारे इसमें टोटल 27 चैप्टर दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है चलो चले स्कूल। फर्स्ट चैप्टर हमारा चलो चले स्कूल, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा दे रखा है। मैं फिर बता चुका हूँ, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग 9808347403 यहाँ मैसेज करके आप लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको संपूर्ण पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। और जिन मेरे साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वो प्लीज़ फ्रेंड के साथ ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा चलो चले स्कूल, इसमें दे रखा है असम। पहले हम असम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बारिश बहुत होती है, असम के बारे में दे रखा है यहाँ बारिश बहुत होती है। यहाँ स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो आपको इसमें जो ध्यान रखना है, ये आ जाता है कि स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के पुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये असम में किए जाते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैचिंग में देखने के लिए मिल जाते हैं कि बांस से बना रस्सी का पुल कहाँ मैच करेगा,
असम से मैच करेगा। इसके बाद हम लद्दाख की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो नदी पार करनी पड़ती है। लद्दाख के बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ता है? नदी को पार करना पड़ता है। इसके अलावा बात करें हम लद्दाख, यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली, लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी ट्रॉली से बना झूले का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल कैसे बनता है? सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरिया से बने होते हैं। अब बल्लम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में कई बार पूछ लिया गया है। तो बल्लम में क्या होता है? बल्लम क्या है? केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, अब समझ लीजिए बल्लम क्या है। तो बल्लम जो है लकड़ी की बनी छोटी नाव है। बल्लम क्या है? लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को बल्लम कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। इसमें बैठकर कहाँ पहुंचते हैं? स्कूल पहुंचते हैं। तो याद रखिएगा, केरल, बल्लम कहाँ से रिलेटेड हो जाएगी? केरल से रिलेटेड हो जाएगी। और राजस्थान में बच्चे कैसे जाते हैं? ऊंट गाड़ी में जाते हैं। तो आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? राजस्थान ऊंट गाड़ी, बल्लम केरल। इसके अलावा आपको मिल जाएगा असम, यहाँ पर बांस और रस्सी का पुल। नदी कहाँ पर? नदी लद्दाख। इस तरीके से मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है, तो मैचिंग में ऑप्शन दे देता है, ये आपको मैच करने पड़ेंगे। इसके लिए एक एक वर्ड, एक एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी में मेरे द्वारा यहाँ भी कोई भी फालतू की चीज नोट नहीं की गई है। हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जिसने पहला पेपर दिया हो और मैं जो यहाँ पढ़ा हूं, आप लोग जो पेपर जनवरी में हुआ है उसे उठा लीजिएगा और मेरे द्वारा यहाँ जो पढ़ा जाए उसको देख लीजिएगा। आपको 13 से 14 क्वेश्चन मेरी इन पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगे। इस बारे में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 13 से 14 क्वेश्चन इससे प्लस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। मैं इस बार आपको कम से कम 28 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ। 28 आपको मेरी इन पीडीएफ और वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। ईवीएस आप ये समझोगे कि आप जैसे ग्रुप में प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ऐसा ही आप फील करने वाले हो जब आप पेपर देने जाओगे। तो देख लिए, उत्तराखंड देख लेते हैं हम लोग। मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी पर जाते हैं और उत्तराखंड में कैसे जाते हैं? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर है? ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उत्तराखंड में। और मैदानी इलाकों में बच्चे स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी पर बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2, कान कान में। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कान कान में। तो इसमें दे रखा है अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जानवरों के कान छोटे होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं, कुछ के अंदर होते हैं, कुछ के बाहर होते हैं, कुछ के में दिखाई नहीं देते, है ना। तो कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। कुछ के कान हमें बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं दिखते। जैसे कि आप देख लीजिए, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, हाथी हो गया, इनके कान हम लोग देख सकते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के क्या होते हैं? कान में दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सर के जो दोनों साइड में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। यही छेद जो है वो उनके कान होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से ये सुनते हैं। कौन? पक्षी। नेक्स्ट है आपका, छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। छोटे छोटे छेद जैसे कान जो दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही लाइन सीटेट में कई बार पूछी गई है कि जो जानवरों के बाल होते हैं वो किस वजह से जो डिजाइन बने होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो याद रखिएगा, जो उनके शरीर पर बाल हैं उसकी वजह से उस पर डिजाइन बने हुए होते हैं। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार सीटेट के एग्जाम में डायरेक्ट यही लाइन पूछ ली गई है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट में, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। यानी कि बच्चे और अंडे से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ध्यान से सुनिए, जिन जानवरों के कान हमें बाहर दिखाई देंगे और जिनके शरीर पर बाल होंगे वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान हमें दिखाई नहीं देते,
जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। दोनों मैं समझता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर सुन लीजिए, जिन जानवरों के कान हमें दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, ये सारा घोड़ा ले लीजिए, ये सभी एग्जाम्पल हो गए आपके सामने, ठीक है ना। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। नेक्स्ट है आपका नंदू हाथी। चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन बनता ही जाता है यहाँ से। एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर मैं बोलूंगा, यहाँ से हाथी वाला क्वेश्चन बना लेता है। हाथी वाला क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं आपको, उनमें से पूछ लेता है कौन कौन सी सही है। उनमें या तो गलत पूछेगा या सही पूछ लेगा। सही पूछेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, या ये पूछ लेगा इनमें से कौन कौन से ऑप्शन गलत है। तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट यहां रहने वाली है। तो यहां दे रखा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी जो होता है वो एक दिनों में 100 किलोग्राम तक पत्ती और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है। हाथी को क्या है? पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ज्यादा भाता है या पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके शरीर को उसको ठंडक मिलती है। ये पानी से और कीचड़ से क्यों खेलते हैं? क्योंकि इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, आपने देखा होगा हाथी के कान जो होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। हाथी क्या करता है? जब उसे गर्मी लगती है तो अपने कानों को हिलाकर वो क्या कर लेता है? ये हवा कर लेता है। नेक्स्ट है इसमें, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। याद रखिएगा, जो हाथियों का झुंड होगा उसमें आपको हथनियां मिलेंगी और छोटे बच्चे मिलेंगे। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, हाथी नहीं होगा, हथनी जो होगी वो उस झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। उनके झुंड में क्या मिलेंगे आपको? 10 से 12 हथनियां और बच्चे होंगे। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। कितने साल तक रहते हैं? 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं, इसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं, फिर वे अकेले रहते हैं। लेकिन हथनियां और बच्चे झुंड में ही रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 आपको हाथी, हथनी और बच्चे मिल जाएंगे। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल, सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। याद रखिएगा, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अमृता की कहानी। यहाँ आ जाएगा, ये पीडीएफ आपको सही होकर मिलेगी। जब पीडीएफ दी जाएगी तो वहां इसको सही कर दिया जाएगा। अमृता की कहानी। तो देखिए, अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खिजड़ली गांव में रहने वाली थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खिजड़ली वाला क्वेश्चन ज्यादातर देखने के लिए आपको मिलता ही रहता है। तो अमृता राजस्थान में कहाँ रहती है? जोधपुर के पास रहती है। कौन से गांव में? खिजड़ली गांव में। अमृता कहाँ रहती है? राजस्थान में खिजड़ली गांव में, जोधपुर के पास रहती है। उसके गांव में खेजड़ी के बहुत वृक्ष थे, इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। अमृता जिस गांव में रहती है उसका नाम है खेजड़ली। तो उसका नाम खेजड़ली पड़ने का रीजन ये रहा था कि उसके गांव में खेजड़ली के बहुत ज्यादा वृक्ष थे, इसलिए उसका गांव का नाम खेजड़ली पड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दिन क्या हुआ? एक दिन राजा के आदमी उसके गांव में पेड़ काटने के लिए आए। जब उसे पता चला तो वह पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। उनकी कुल्हाड़ी से एक ही बार में अमृता के पैर से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसको पेड़ को नहीं छोड़ा। ये पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं कहानी के टाइप में आपको बता दूंगा। अमृता को देखकर उसकी दोनों बेटियां और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। तो इसमें सुनिए, अमृता जहाँ रहती है राजस्थान के जोधपुर गांव के पास खेजड़ली नाम का एक गांव है, वहां अमृता रहती है।
और अमृता के गांव का नाम खेजड़ी पड़ने का रीजन ये है क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के सबसे ज्यादा वृक्ष थे, इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। एक दिन क्या होता है, राजा ने आदेश दिया, राजा के आदमी वहां आते हैं, वो पेड़ों को काटना चाहते थे, अमृता पेड़ों से लिपट जाती है, वो उसे मना करते हैं, उनके मना करने पर भी अमृता उन पेड़ों को नहीं छोड़ती, वो कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर देते हैं। और इसको देखते ही उसकी दोनों बेटियां और 300 से ज्यादा लोग पेड़ों से लिपट कर, यानी पेड़ों से वो लिपट जाते हैं कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, और उनकी क्या होती है, वो अपनी जान गंवा देते हैं, उनकी दोनों बेटियां और 300 से ज्यादा लोग। जब इस कहानी का राजा को पता चलता है, इस घटना जो भी हुई थी, जब राजा को पता चला तो इस बात पर भी उसको गहरा असर पड़ा और उसने यह आदेश दे दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही शिकार करेगा। तो वहां के राजा ने उस इलाके के लिए ये आदेश दे दिया था कि न तो अब यहाँ कोई शिकार करेगा और ना ही यहाँ पर कोई पेड़ों को काटेगा। और इस घटना को लगभग 300 साल हो चुके हैं, आज भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो ये भी पूछ लिया था कि बिश्नोई समाज के लोग क्या करते हैं, तो जो ये क्या करते हैं, ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। और बिश्नोई समाज के लोग ये कहलाते हैं, कौन से, बिश्नोई समाज के लोग ये कहलाए जाते। तो आई होप ये पूरा आपकी स्टोरी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। देखिए, रेगिस्तान होते हुए भी यहाँ पर आज का जो इलाका है ये काफी हरा भरा है। यहाँ रेगिस्तान का इलाका होते हुए आज का इलाका काफी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर यहाँ पर डरे, ये बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ी क्या है, देखिए खेजड़ी के वृक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी खूब आता है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके वृक्ष आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। इस पेड़ को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसकी जो लकड़ी होती है उससे कीड़ा भी नहीं लगता, और इसकी जो छाल है ये दवा के काम में भी ली जाती है। इस पेड़ की फलियों की दवाई भी बनाई जाती है, इसकी पत्तियां बाहर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। तो ये हो गई पूरी खिजड़ी वृक्ष के बारे में बात कि राजस्थान में पाया जाता है। इस पेड़ को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस पेड़ की छाल से दवाई बनती है, इसकी फलियां भी दवाई के काम में आती है, और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में वृक्ष में जो वृक्ष की छाया है इसमें बच्चे खेलते हैं। ये पेड़ के बारे में हो गया। देखिए, आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको 9808347403 इस नंबर पर आपको मैसेज करके ग्रुप में जुड़ना है। यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, यहाँ आपको संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन भी मेरे साथी मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे कोई भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियां। अनीता की मधुमक्खियां, ये चैप्टर 5 का नाम है। तो देखिए यहाँ दे रखा है, बोचाहा गांव मुजफ्फरपुर जिले के बिहार राज्य में है। मोचाहा गांव जो है ये कहाँ पर है, ये मुजफ्फरपुर जिले के बिहार राज्य में है। बोचाहा गांव, राज्य पूछा जाए बिहार और जिला पूछ लिया जाए मुजफ्फरपुर में है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। अनीता कुशवाहा है एक, उसके बारे में बात की जाए तो एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल दिया है। अब देखिए आरटीई एक्ट से क्वेश्चन बन जाता है, आप समझते हैं कि आरटीई एक्ट से पूछ लिया, लेकिन देखिए ये ईवीएस में भी इंक्लूड है। ईवीएस में जैसे कि साइड में पॉइंट्स बने रहते हैं, इन्हें भी जाने, नीचे जो लिखा रहता है साइड में जो बने रहते हैं कि आपने क्या सीखा, ये सभी पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। कुछ भी आपके लिए छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आरटीई एक्ट के बारे में याद रखिए, आरटीई एक्ट 2009। सबसे एक चीज और इसमें याद कर लीजिए, ये पूछ लिया था कभी कभी कि कब लागू किया गया, आरटीई एक्ट 2009 कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट
लागू हुआ। आया कब? 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इसको बोला जाता है। लेकिन लागू होने की डेट जो है इसकी, ये 1 अप्रैल 2010 है, याद रखिएगा। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इसमें क्या दिया गया है? 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। और 6 से 14 साल की एजुकेशन की बात किस में की गई है? 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 21A या 21 का कह सकते हैं, ये जोड़ा गया था। याद रखिए, इतना सब कुछ इसके बारे में याद रखिएगा कि 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन की बात कौन करता है? 86वां संविधान संशोधन भी करता है, जो 2002 में हुआ। ये किस में? अनुच्छेद 21A कह सकते हैं इसको। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीचियों के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, याद रखिएगा। लीचियों के फूल किसको निभाते हैं? ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर बस शहद बनाने का काम करते हैं। किसको? मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। इससे कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे का देना होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ये पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा? मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। याद रखिएगा, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उनमें हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होते हैं। छत्ते में एक रानी मक्खी होगी जिसका काम क्या है? अंडे देने का काम है। कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। छत्ता बनाना और बच्चे पालना का काम भी इन्हीं का होता है। किसका? जो मैं आपको अभी यहाँ बता कर आया हूँ, देखिए इनका। बहुत सारी जो मक्खियां होती है काम करने वाली, ये काम करने वाली जो मक्खियां होती हैं, ये क्या करती हैं? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, ये छत्ता बनाने का काम करती हैं। बच्चे पालने का भी काम इन्हीं के द्वारा होता है। याद रखिएगा, शहद का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। शहद को लाना ये क्या करता है? इन्हीं का काम होता है। जब इन्हें शहद के बारे में पता चल जाता है तो एक अजीब किस्म का डांस करती हैं, जिससे उसकी साथी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है। साथी मधुमक्खियों को भी पता चलता है कि यहाँ पर क्या है? शहद है। साथ ही मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर शहद है। और याद रखिएगा, इसमें नर मक्खी जो होते हैं ये खास काम नहीं करते, यानी कि नर मक्खी कुछ भी खास काम नहीं करते। फिर सुन लीजिए, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बताया था, इस क्वेश्चन में जोर भी दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन जनवरी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। फिर मैं बोल रहा हूँ, इस बार भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। इसका काम सिर्फ अंडे देने का काम है, और एक कोई भी काम नहीं करती। इसमें नर मक्खी भी होती हैं। नर मक्खी कोई काम नहीं करती। जो लेबर मधुमक्खियां होती हैं उनका काम क्या है? बच्चे पालने का काम उन्हीं का है। छत्ता बनाने का काम भी उन्हीं का है। शहद लाने का काम भी उन्हीं का है। और जहाँ इन्हें उन्हें लीची के फूल पसंद आते हैं, जहाँ इन्हें फूल दिखाई देते हैं, तो वहां पर जहाँ इन एक अजीब किस्म का ये नृत्य करती हैं, डांस करती हैं, जिससे इसकी साथी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर शहद है। ठीक है ना? याद, यहाँ पर फूल है, याद रखिएगा। तो इतना आपको इस बारे में पढ़ लेना है। जो भी मैंने बोला ये ध्यान से सुन लीजिए। नहीं सुन पाए, वीडियो को बैक कीजिए, ध्यान से सुनिए। जो बोला है क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, और यहीं से बनेगा। डिक्टो मेरे वर्ड ही यहाँ पर छपने वाले हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था, इस बार नेगेटिव पूछा गया था, तो इसमें ये दे रखा था कि नर मक्खियां कोई खास काम नहीं करती। इसको बच्चे राइट कराए थे, इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो गया था यहाँ। तो देखिए, ओमना का सफर, चैप्टर नंबर 6 हमारा होता है, जिसका नाम है ओमना का सफर। तो अहमदाबाद, गांधीधाम और वलसाड़, ये सभी जगह कहां पर है? ये गुजरात में है। कहां पर? अहमदाबाद, गांधीधाम, वलसाड़, ये कहां पर है? गुजरात में है। और कोझिकोड के बारे में पूछ लिया जाए तो कोझिकोड कहां पर है? कोझिकोड केरल में है। ढोकला, चटनी और नींबू, ये कहाँ का डिश है? ये
गुजरात की डिश है। कहाँ की डिश है ये? गुजरात की डिश है। नेक्स्ट, खिड़की से, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है खिड़की से। तो देखिए मंडगांव, मंडगांव कहां पर है? मंडगांव आपका गोवा राज्य में है। मंडगांव कहां पर है? गोवा राज्य में है। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? मैदानों की मिट्टी यहाँ पर लाल है। नेक्स्ट है, गोवा से जब हम केरल जाते हैं तो ये पूछ लिया जाता है तो कितनी सुरंगें और पुल हैं? तो याद रखिएगा 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। कितनी? 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। अगला है, केरल में ज्यादातर लोग सफेद क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहनते हैं क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पर ये पहनते हैं। नेक्स्ट है, मलयालम के बारे में यहाँ पर बात की, ये सॉरी ये भाषा दे रखी है और उनसे संबंधित राज्य दे रखे हैं। भाषा और संबंधित राज्य, ये क्वेश्चन आएगा तो मैचिंग की फॉर्म में ही आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे बनाया है कि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो मैचिंग की फॉर्म में ही पूछा जाएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज में आपको इजीली वो एक नंबर देने वाला नहीं है। पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं मलयालम लैंग्वेज की। मलयालम बोली ली जाती है आपकी केरल में। कोंकणी की बात कर लेते हैं तो कोंकणी देखिए, कोई भी राज्य मिल जाए आपको इनमें से टिक कर दीजिएगा। कोंकणी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन जगहों पर ये बोली जाती है। मराठी की बात करें आप इजीली पहचान पाओगे, महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती गुजरात की लैंग्वेज है और कन्नड़ आपकी कर्नाटक की है। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक की है। कोंकणी वैसे महाराष्ट्र या गोवा की है, लेकिन कभी कभी कर्नाटक भी इसके लिए यूज हो जाता है। वैसे प्रेफरेंस दीजिएगा गोवा और महाराष्ट्र को, प्रेफरेंस देनी है गोवा और महाराष्ट्र को। फिर सुन लीजिए, मलयालम केरल की है, कोंकणी गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र की है, मराठी महाराष्ट्र की है, गुजराती गुजरात की है और कन्नड़ कर्नाटक की है। ये लैंग्वेज आपकी हो गई। नेक्स्ट हम देखिए, हम लोग केरल की बात कर रहे थे, मलयालम भाषा की बात कर रहे थे। तो मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की है। तो मलयालम में हम लोग मौसी जो होती हैं, यानी माँ की माँ जो हमारी मौसी हो गई, इनको हम लोग वलियम्मा बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वलियम्मा बोला जाता है। किसको? मौसी को। और अम्मू अम्मा बोला जाता है नानी को। अम्मू अम्मा किसको कहते हैं? नानी यानी माँ की माँ को, और मौसी को वलियम्मा कहा जाता है। किस लैंग्वेज में? आपको याद रखिएगा, मलयालम लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, नानी के घर। नानी के घर चैप्टर नंबर 8 है। इसमें दे रखा है कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ पर है? केरल में है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का प्रयोग होता है। तो देखिए यहां भी आपको मिल गया कि फेरी क्या है। तो फेरी एक प्रकार की नाव है। फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव। फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है। फेरी क्या हो गया? नाव है। और ये कहाँ यूज होती है? केरल में यूज होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देखिए अब ट्रेन की टिकट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रेन की टिकट से हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है। तो ये ऑप्शन सभी दे रखे होते हैं, इनमें एक आध दो ऑप्शन गलत डाल देता है या इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देगा। तो ट्रेन की टिकट पर जो लिखा रहता है, सबसे पहले याद रखिएगा, आपको ट्रेन का नंबर मिलेगा, सफर शुरू होने की तारीख मिलेगी, बर्थ एंड डिब्बे का नंबर मिलेगा, किराया पता चलेगा और दूरी पता चलेगी। ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है ट्रेन की टिकट से। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बदलते परिवार। तो देखिए आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कहां पर लगाया जाता है ये कैंप? आंध्र प्रदेश में ये कैंप लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बाल विवाह कानून। यह बताता है कि शादी के लिए जो मिनिमम एज गर्ल्स के लिए है ये 18 वर्ष है और लड़के के लिए 21 वर्ष है। कौन सा कानून बताता है? मैं बाल विवाह कानून यह बताता है कि 18 साल लड़की के लिए, लड़के के लिए 21 साल। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हुतुतु। तो देखिए हुतुतु जो बोला जाता है, हमारी भाषा में इसको हम लोग कबड्डी गेम बोलते हैं, कबड्डी खेल का नाम है। तो चेडुगुगु, हाडुडू, छू किटकिट और कबड्डी एक ही खेल के नाम है। ये सारे नाम जो हैं, हाडुडू, चेडुगु, छू किटकिट, हुतुतु, ये एक खेल के नाम है जिसको हम लोग हमारी भाषा में कबड्डी बोलते हैं। अब देखिए ये जो कड़म मल्लेश्वरी वाला क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस बार भी पूछा गया, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, क्योंकि स्टेटमेंट की फॉर्म में है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए कल्लम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है।
ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा हैं पुलिस में हवलदार, इनके पापा क्या हैं, पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये क्या करती थी, वजन उठाने का अभ्यास करती थी। प्रैक्टिस इन्होंने कब स्टार्ट कर दी थी, 12 साल की एज में स्टार्ट कर दी थी। अब ये 130 किलो तक वजन उठा लेती हैं। अब ये कितने किलो तक, 130 किलो तक वजन ये उठा लेती हैं। इन्होंने क्या किया है, भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। 3 बहनें ज्वाला, ये अलग है, पहले यहां तक सुन लीजिए। 3 बहनें ज्वाला, लीला और हीरा ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों से सिखाती भी थी। तो पहले हम लोग कल्लम मल्लेश्वरी के बारे में बात कर लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा हवलदार हैं, ये एक वेट लिफ्टर है। ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। आज ये 130 किलो तक वजन उठा लेती हैं। इंडिया के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिए, 3 बहनें ज्वाला, लीला और हीरा, ये क्या है, ये मुंबई में रहती हैं। ये 3 बहन क्या हैं, ये मुंबई में रहती हैं और ये तीनों कैसी हैं, कबड्डी प्लेयर हैं। ये तीनों कबड्डी प्लेयर थी और दूसरों को ये सिखाती भी थी। इसके अलावा ये तीनों काफी छोटी थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी उनकी माँ और मामा ने उनको पाला था। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे, उन्हीं से ये शौक इन बहनों में आया। तो याद रखिएगा, 3 बहन, तीनों के नाम याद रखिएगा, ज्वाला, लीला और हीरा। ये कहाँ रहती हैं, मुंबई में रहती हैं और कबड्डी प्लेयर हैं। इनमें शौक कहाँ से आया, इनके मामा को देखकर इनमें ये शौक आया। ये खेलती भी है प्लस दूसरों को ये सिखाती भी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 11 का नाम है, चैप्टर का नाम फुलवारी। इसमें दे रखा है उत्तराखंड पहाड़ों के बीच में बसा एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल हैं, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है फूलों की घाटी कहां पर है, तो फूलों की घाटी याद रखिएगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में क्या है, आपकी फूलों की घाटी है। उत्तराखंड फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में है, इतना याद रखना। मधुबनु चित्रकला बहुत पुरानी है। ये चित्रकला कहाँ की है, बिहार राज्य में मधुबनु जिले की है। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, PDF आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां की दीवारों पर आंगन में चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार की पेंटिंग है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। तो इस पर क्या किया था, त्योहारों पर खुशी के मौकों पर मधुबनी कहाँ मनाई जाती है, घर की दीवारों पर और आंगन में बनाई जाती है। पिसे हुए चावल में रंग के घोल मिलाकर ये पेंटिंग बनाई जाती है। अब देखिए रंग कैसे होते हैं, रंग खास तरह के होते हैं ना बनाने के लिए, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतुओं के साथ में बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्टेटमेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनकर ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। कचनार क्या होता है, फूल है, इसके फूलों की सब्जी खाई जाती है। ये क्वेश्चन जो मैं 3-4 ऑप्शन पढ़ाने वाला हूं आपको, ये क्वेश्चन मैचिंग में सीटेट में कई बार पूछा गया है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहां बनेगी, यूपी में। केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों के रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तीनों के याद रखिएगा। कचनार की फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश, केले के फूलों की सब्जी केरला और सहजन की फूलों के पकौड़े ये आपके महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। इसके अलावा गुलदावरी और जीनिया के जो फूल हैं इनसे क्या बनाए जाते हैं, रंग भी बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट है दादी माँ के नुस्खे के बारे में बात की गई है कि क्या करना है, आपको गुलाब जल लेना है, उसमें ग्लिसरीन मिलाना है और शीशे में भर लो इसको, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल दो, ये लगाने से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। ये दादी माँ के नुस्खे के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए एक जिला है यूपी का कन्नौज, ये इत्र के लिए फेमस है। याद रखिएगा, कन्नौज जिला जो है यूपी का, ये किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12, कैसे कैसे बदले घर। तो देखिए चैप्टर नंबर 12 कैसे कैसे बदले घर, यहाँ दे रखा है डेरा गाजी खान, ये पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और सोनागाम जो है ये आपका हरियाणा में है। सोना से जब दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में क्या पड़ता है, रास्ते रास्ते में क्या पड़ता है, गुरुग्राम शहर पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती, किसमें, ये क्वेश्चन भी सीटेट में ये लाइन पूछी गई है, कौन सी लकड़ी में दीमक नहीं लगती, तो नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती। मिट्टी भूसा मिलाकर घर यानी कि दीवार बनाने से, गोबर की लिपाई होने से इसमें मिट्टी में कीड़े नहीं लगते, मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, पहाड़ों से समुद्र तक। चैप्टर नंबर 13 है हमारा पहाड़ों से समुद्र तक। इसमें दे रखा है बहुत सारी चीजें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, इनमें से कई चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पानी को पीने से पहले साफ करना जरूरी है। पानी को साफ करने के लिए इसमें सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसको बॉईल करना यानी कि उबालना। नेक्स्ट है आपका बसवा का खेत, चैप्टर नंबर 14। इसका नाम देखिए इसमें दे रखा है बेलवन का गांव कर्नाटक में है। बेलवन का गांव कहाँ पर है, ये गांव कर्नाटक में है। यहाँ प्याज की फसल होती है, खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। खूंटी किस काम में ली जाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि खेत में खूंटी किस काम में ली जाती है, तो मिट्टी को नरम करने के लिए, मिट्टी को नरम करने के लिए। ये देखिए खरपतवार क्या होता है, खरपतवार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बो ही उगाते हैं, और खरपतवार को निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारा अगर इसको हम नहीं निकालेंगे तो सारा खाद पानी यही ले लेगा और हमारी फसल की वृद्धि ये होने से रोक देगा। नेक्स्ट है आपका, अगर प्याज को सही समय पर नहीं निकालेंगे तो प्याज क्या होगी, जमीन के नीचे ही सड़ जाएगी। और इलेगे इलेगे एक तरीका से एसिया होता है, इसकी मदद से क्या करते हैं, पेड़ के पौधे को अलग किया जाता है, यानी कि प्याज जो बनी होती है उसको अलग करने के लिए, उसकी पत्तियों को अलग करने के लिए इलेगे का यूज किया जाता है। किसका, इलेगे, एक तरीका एसिया बना हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 15, मंडी से घर तक। चैप्टर नंबर 15, मंडी से घर तक। तो इसमें दे रखा वैशाली क्या है, देखिए वैशाली के बाबूजी सब्जी बेचते हैं। वैशाली के बाबूजी क्या करते हैं, सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और वैशाली भी इसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, गर्मियों में सब्जियों पर पानी छिड़कते रहना चाहिए जिससे उनको सूखने से बचाया जा सकता है। गर्मियों में क्या करना चाहिए, सब्जियों पर पानी छिड़कते रहना चाहिए जिससे उसे सूखने से बचाया जा सकता है। चैप्टर नंबर 16, चू चू करती आई चिड़िया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो देखिए गिजुभाई भदेका जो है ये गुजरात में रहते थे, गिजुभाई भदेका गुजरात में रहते थे, और ये क्या करते थे, ये बच्चों के लिए मजेदार किस्से कहानियां लिखते थे और आसपास के पश्चिमी पक्षियों पर लिखते थे। किसके बारे में, आसपास के पक्षियों के बारे में लिखते थे। भारतीय रॉबिन, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। इस चैप्टर से मैं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन आपका एक बनेगा ही बनेगा। तो ये कई पक्षियों के बारे में मैं बताऊंगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है मैचिंग में बन जाए, हो सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में बन जाए। तो भारतीय रॉबिन जो है ये अपना घर कहाँ बनाती है या अंडे कहाँ देती है, तो पत्थरों के बीच में अंडे देती है। भारतीय रॉबिन क्या है, पत्थरों के बीच में अंडे देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौवा क्या होता है, कौवे का जो घोंसला होता है, कौवे का घोंसला सभी प्रकार की चीजों से बना होता है। इसमें तार और लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौवा अपना घोंसला
पेड़ पर ऊंचा बनाता है। याद रखिएगा, ये दे दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि सबसे ऊंचे पेड़ पर, ऐसा नहीं है। जो पेड़ होगा उस पर सबसे ऊपर घोंसला कौन बनाएगा? कोया बनाएगा। और याद रखिएगा, कोयल क्या करती है? कोयल कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, ये अपने जो अंडे देती है ये कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, ये अंडे कहाँ देती है? कोए के घोंसले में ही देती है। और कौवा उन अंडों को अपने अंडों के साथ ही पालता है। कौवा क्या करता है? उन अंडों को अपने अंडों के साथ ही पालता है। डव कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। डव क्या करते हैं? अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं डव। बार्बेट या कॉपर स्मिथ पक्षी को गर्मियों में सुन सकते हैं। यह अपना घोंसला एक छेद में एक पेड़ के तने में बनाता है। कौन? बार्बेट या कॉपर स्मिथ, इसको बोला जाता है। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। गौरैया क्या करती है? अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। अब दर्जी पक्षी के बारे में यहाँ बात करेंगे। दर्जी पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग झाड़ी पर दो पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए या सिलने के लिए करता है। कौन? दर्जी पक्षी। कौन? दर्जी पक्षी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सनबर्ड या शक्करखोरा। सनबर्ड या शक्करखोरा ये क्या है? का घोंसला एक छोटे पेड़ पर झाड़ी की शाखा से लटकता रहता है। छोटे पेड़ पर झाड़ी की शाखा से लटकता रहता है। किसका? सनबर्ड या शक्करखोरा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है नरवीवर। ये क्वेश्चन भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा। ये क्वेश्चन नरवीवर के बारे में यहां से कई बार पूछा गया है कि नरवीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। नर वीवर घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, जो घोंसला उसको पसंद आता है उसी में वो क्या कर देती है? अपने अंडे दे देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं। हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और इस पक्षी की खास बात यह है ये आगे पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। याद रखिए, हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। इस पक्षी की खास बात यह है ये आगे पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। इसके बाद शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन यह उड़ नहीं सकता। इसका अंडा सभी पक्षियों के अंडों में सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा पक्षी दुनिया का हमिंगबर्ड, आगे पीछे उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी, उड़ नहीं सकता। इसका अंडा भी सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है गाय के जो आगे के दांत होते हैं ये पत्तों को काटने के काम में लिए जाते हैं। गाय अपने आगे के दांत को किसका प्रयोग करती हैं? पत्तों को काटने में प्रयोग करती हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, जिससे वो घास चबा देती है। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका सांप के दांत कैसे होते हैं? सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप कैसे खाता अपने शिकार को? उसके दांत तो नुकीले होते हैं लेकिन ये चबाकर नहीं खाता। ये कैसे खाता है? ये अपने शिकार को सीधा निगल जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। बच्चे जो जोश में इसका आंसर चूहा कराते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसका आंसर चूहा बिल्कुल रॉन्ग होगा। गिलहरी इसका करेक्ट आंसर है। तभी पढ़ लीजिए कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांत से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। कंफ्यूज इसमें हम लोग हो जाते हैं कि चूहे का भी यही काम होता है, लेकिन हमें जो टिक लगाना है वो किसके अकॉर्डिंग टिक लगाना है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हमें राइट आंसर कैसे टिक करना है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टिक करना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी राइट आंसर इज गिलहरी। गिलहरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 17 नंदिता मुंबई में। इसमें कुछ भी खास नहीं था। देखिए आप देख रहे होंगे कुछ चैप्टर बहुत लेंथी हैं और कुछ चैप्टर में बिल्कुल भी मैंने कुछ नहीं नोट किया है, क्योंकि नोट वही किया गया आपके लिए जो बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। तो बबलू का घर 12वीं मंजिल पर था, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 18 पे आ जाते हैं, जिसका नाम है पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। तो सिर्फ याद रखना, नल्लामाड़ा जो जगह है ये आंध्र प्रदेश में है। नल्लामाड़ा जगह जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और सोगड़ा की बस्ती में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं था। सोगड़ा की बस्ती में क्या था? पीने के लिए साफ पानी इसमें नहीं था। बाजार गांव जो है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र के पास एक वाटर पार्क है। ये क्या है? महाराष्ट्र के पास एक वाटर पार्क है। ये देख लीजिए यहां से, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन जाता है कि बीमार व्यक्ति को जब उस उल्टी या दस्त होते हैं तो उस समय में क्या करना चाहिए? उसे एक गिलास पानी उबालकर उसे ठंडा करके उसमें एक छोटा चम्मच क्या करना है? शक्कर घोलकर चुटकी भर नमक डालकर पिलाते हैं। ये हमारा ओआरएस बनकर तैयार हो जाता है। होलगुंडी गांव कहां पर है? कर्नाटक। होलगुंडी सुन लीजिए, होलगुंडी गांव कहां पर है? कर्नाटक में आपका होलगुंडी गांव में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि भीमा संघ क्या है? तो भीमा संघ जो है ये आपका बच्चों की पंचायत का नाम है। बच्चों की पंचायत का नाम है भीमा संघ। नेक्स्ट है, कफ परेड मुंबई के इस इलाके में पानी की पीने का पानी पाइप से आता है। कहां पर? कफ परेड ये कहां पर है? मुंबई का इलाका है। गंदा पानी पीने से क्या क्या हो सकता है? पेट दर्द हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है, पेशाब में पीलापन और हैजा हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हैजा होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा हैजा का रीजन याद रखिएगा, इसमें दे रखा है गंदा पानी। क्या? गंदा पानी आपको याद रखना है, गंदा पानी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 19, जड़ों का जाल। जड़ों का जाल चैप्टर नंबर 19। तो देखिए, घास की जड़ों की अपेक्षा मटर की बेल नाजुक होती है। घास की जड़ों की अपेक्षा मटर की बेल कैसी होती है? नाजुक होती है। पेड़ काटने से पहले इलाके को सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी कि जब आप पेड़ काटना जाओगे तो उस इलाके के सरकारी दफ्तर से हमें उद्यान विभाग से में क्या लेनी पड़ेगी? मंजूरी लेनी पड़ेगी। और पौधों द्वारा जड़ों को पानी, जो पौधों को पानी मिलता है ये किसके द्वारा मिलता है? जड़ों के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और यहाँ आपको संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मेरे जिन साथियों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, प्यार से कमेंट आप कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है आपका चैप्टर, देखिए बरगद का पेड़। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है यहाँ से, स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सभी लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको अच्छे से इसका पढ़ना है। तो देखिए बरगद का जो पेड़ है ये लटकन है, ये असम में इसकी जड़ें हैं, असल है ये असल। जो बरगद का पेड़ की जो लटकन होती हैं ये असल में क्या होती हैं? इसकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं। कहाँ से? टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चली जाती हैं? जमीन के अंदर ये चली जाती हैं। ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। जड़ों का क्या काम है? मजबूत खम्भों की तरह क्या करती हैं? पेड़ को सहारा देती हैं। और रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग दीवार के बराबर होती है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, स्टेटमेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए रेगिस्तानी ओक ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? इसकी ऊंचाई लगभग दीवार के बराबर है। तो लगभग हम कह सकते हैं 12 से 14 फीट, 12 से 14 फीट हम लोग कह सकते हैं इसकी ऊंचाई होती है। इस पेड़ पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस पेड़ पर क्या होता है? पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। इसकी जड़ें, यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन बिछा के लिटा दी जाए इतनी गहरी होती हैं। यानी कि सुनिए, मैंने आपको बताया कि इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जो ऊंचाई होती है 12 से 14 फीट होती है।
तो इसकी जो जड़ें नीचे जो गहरी जाती हैं वो कैसी जाती हैं कि हम 12 से, मान लीजिए ये पेड़ की लेंथ है 12 फीट, मान लीजिए 12 फुट इसकी लंबाई है, तो ऐसे 30 पेड़ हम ऐसे लिटा दें, ऐसे 30 पेड़ लिटा दें, तो यानी कि 12 इंटू 30 लगभग 360 फुट फुट ये हो गया ना। तो लगभग इसकी जो जड़ें होती है ना ये इतनी गहरी होती हैं जमीन में, ये इतनी गहरी होती हैं जमीन में, याद रखिएगा। और ये पानी तक पहुंचने तक ये चलती चलती हैं, जब तक ये पानी तक ना पहुंचना है ये चलती जाती है। इस इलाके में पानी भी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसका पानी निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए चलती जाती हैं। और इस इलाके में अगर पानी भी नहीं होता तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसका पानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 20, मिलकर खाएं। तो देखिए कक्षा में पार्टी करवाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाना खिलाने के अवसर देना। इसके साथ इसके लिए बच्चों के लिए नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। माघ बिहू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो बिहू कहाँ मनाया जाता, पहले तो असम में मनाया जाता, क्वेश्चन सीधा सीधा यही है, बिहू त्योहार कहाँ का है, असम का है। तो माघ बिहू 14-15 जनवरी को मनाया जाता, कहाँ पर, असम में। अब देखिए असम के कैलेंडर के अनुसार, ये असम के कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। वैसे याद रखिएगा 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन असम के कैलेंडर के अनुसार ये प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। और कौन से महीने में, माघ महीने में। कहाँ का है ये माघ बिहू, कहाँ का है ये, असम का है। कहाँ का त्योहार है, असम का ये त्योहार है। पहले दिन को उरुका कहते हैं, इसका पहला दिन जो होता है इसको उरुका कहा जाता है। और इस दिन अस्थाई सेठ, अस्थाई सेठ का मतलब एक छप्पर टाइप हो गया, ये बनाते हैं जिसे भेलाघर कहा जाता है। तो भेलाघर क्या है, अस्थाई घर कह सकते हैं, अस्थाई सेठ या छप्पर कह सकते हैं इसको। और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। उस दिन क्या होता है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। बोरा असम, बोरा असम क्या है, एक चावल की एक किस्म है जो असम में खाई जाती है, और ये पकाने के बाद में कैसे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। बोरा क्या है, बोरा असम, बोरा एक प्रकार का चावल है जो असम में खाया जाता है। इस चावल को पकाने के बाद ये चिपचिपे हो जाते हैं। ताव कढ़ाई को कहा जाता है, ताव किसको कहते हैं, कढ़ाई जो होती है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, कढ़ाई को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ताव कहा जाता है। और भात शुक्तो क्या है, भात शुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को भात शुक्तो कहा जाता है। चावल और रसे वाली सब्जी को भात शुक्तो कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका चेवा चावल। चेवा चावल तैयार करने के दौरान पहले ताव को, देखिए चावल बनाना सीख लीजिए, जो लोग घर से बाहर रहते हैं चावल बनाना सीखिए, है ना। ये ये चेवा चावल क्या है, तैयार करने के दौरान पहले ताव को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उसमें फिर भीगे हुए चावल को डाल दिया जाएगा और उसे केलों के पत्ते से ढक देते हैं। रात में इसे खाते हैं। इस त्योहार पर औरतें ज्यादातर पीले कपड़े पहनती हैं। इस त्योहार पर औरतें क्या करती हैं, ज्यादातर पीले कपड़े पहनती हैं और रंग बिरंगी मेखला चादर भी पहनते हैं। कैसी, रंग बिरंगी मेखला चादर भी पहनते हैं। तथा भेला घर जलाकर सभी उसके चारों ओर खूब नाचते हैं। सुबह मैजी जलाते हैं। सुबह क्या जलाया जाता है, मैजी जलाया जाता है। और भेलाघर, भेलाघर मैं आपको बता चुका हूं अस्थाई शेड है, एक प्रकार का छप्पर भी है ये। नेक्स्ट है आपका, इस त्योहार में खाना जमीन पर बैठकर केले के पत्तों पर परोसा जाता है। केला खाना कैसे खाते हैं, जमीन में बैठकर खाते हैं, केले के पत्तों पर परोसा जाता है। बच्चों का हक, बच्चों का हक क्या, मिड डे मील। बच्चों का हक क्या, मिड डे मील। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था। इसने कहा था कि फर्स्ट टू 8 तक के सभी बच्चों को गर्म खाना मिलना चाहिए। आप जानते हो मिड डे मील दे दिया था, जिसका नाम बदलकर अब पीएम पोषण कर दिया गया है। मिड डे मील का एमडीएम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पीएम पोषण, पीएम पोषण इसका नाम अब कर दिया गया है। मिड डे मील का नाम चेंज हो गया है, पीएम पोषण इसे कहा जाता है। यह सभी बच्चों का क्या है, अधिकार है। चैप्टर नंबर 21, खाना खिलाना। तो देखिए
गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। और कढ़ा प्रसाद क्या है? कढ़ा प्रसाद जो होता है एक प्रकार का हलवा होता है और बड़ी कड़ी कढ़ाई में आटा घी में भून कर ये बनाया जाता है। लंगर गुरुद्वारे के भोजन जो साथ मिलकर पकाते और खाते हैं उसे लंगर कहते हैं। कढ़ा प्रसाद ये हलवा होता है, इसे बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी भून कर इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 22, दुनिया मेरे घर में। चैप्टर नंबर 22 का नाम है दुनिया मेरे घर में। तो देखिए प्रतिभा अपनी सहेली के साथ 7 बजे घर दौड़कर पहुंचती है, लेकिन भाई संदीप जो है ये और संजय नुक्कड़ दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं। प्रतिभा 7 बजे पहुंच जाती है, उसका भाई खेलता रहता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं। पोचमपल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोचमपल्ली से क्वेश्चन बन जाता है। पोचमपल्ली, मधुबनी, इनमें से एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है दोनों में से। तो देखिए पोचमपल्ली जो है, पोचमपल्ली के बारे में बात की जाए तो पोचमपल्ली ये क्या है? मुख्तारपुर गांव तेलंगाना में है। मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? तेलंगाना गांव में मुख्तारपुर है। एक सेकंड थोड़ा, देखिए मुख्तारपुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। यहाँ के परिवार ज्यादातर कैसे हैं? बुनकर हैं। इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। फिर सुनिए, मुख्तारपुर गांव जो है ये कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। और कहाँ के किसके पास है? पोचमपल्ली कस्बे के पास है। किसके पास? पोचमपल्ली कस्बे के पास है। और यहाँ के जो ज्यादातर परिवार हैं वो कैसे हैं? बुनकर हैं। कैसे हैं? बुनकर हैं। इसलिए उस बुनाई का नाम पोचमपल्ली नाम पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ा? पोचमपल्ली। पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। पारंपरिक व्यवसाय कैसे हैं? अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि कालीन बनाना, खाना बनाना, इत्र बनाना इत्यादि सभी कैसे हैं? पारंपरिक व्यवसाय हैं। भारत में भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कुल्लू की सॉल। ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए सॉल दे दी जाएगी, कुल्लू से मैच करेगी। पेंटिंग दे दी जाएगी, मधुबनी से मैच करेगी। असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई, ये चारों ऑप्शन मैचिंग में दे दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कुल्लू की सॉल पेंटिंग है मधुबनी की, यानी बिहार का ये जिला है। असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई, ये सभी क्या है? पॉपुलर है। नेक्स्ट आपका करगे में कई सुइयां होती हैं, डिजाइन के हिसाब से सुइयों को नंबर घटता बढ़ता रहता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, थोड़ी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि देखिए कारीगर चमकदार रंगों, फिर भी पढ़ लीजिए। चलिए, कारीगर चमकदार रंगों की बहुत सुंदर पोचमपल्ली सुंदर साड़ियां बनाते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला के इलाके से दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। अब देखिए रेशम में लगातार महंगा होने और बड़े दुकानदारों द्वारा बुनकरों को बहुत ही कम पैसे देने के कारण बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। ये कैसा है? रेशम कैसा हो गया? कॉस्टली होने के कारण। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 24, दूर देश की बात। चैप्टर नंबर 24, दूर देश की बात। तो देखिए मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई यानी चाचा को कहा जाता है। चाचा को मलयालम में क्या कहा जाता है? चिटप्पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिटप्पन कहा जाता है। किसको? चाचा को। कुजुम्मा, कुजुम्मा किसको कहा जाता है मलयालम में? पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को क्या कहा जाता है? कुजुम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुजुम्मा कहा जाता है। और चाचा को क्या कहा जाता है? चिटप्पन कहा जाता है। अबू धाबी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाकों में है, यहाँ बारिश नहीं होती। तो पूछ लिया जाता है अबू धाबी के बारे में, पढ़ लीजिएगा इसको। और देखिए यहाँ की जो जमीन है वो रेतीली है और इसके नीचे क्या पाया जाता है? तेल होता है। क्या पाया जाता है? तेल होता है। इसलिए पेट्रोल आसानी से मिल जाता है और पानी से भी सस्ता होता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। यहाँ की मुद्रा दिरहम है और यहाँ ज्यादातर अरबी भाषा बोली जाती है।
अबू धाबी में किसके पेड़ आप जानते भी हैं, जो डेट्स हैं, खजूर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ के हैं, अबू धाबी के हैं। और अबू धाबी का जो खजूर है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम है, और यहाँ ज्यादातर कैसी अरबी भाषा बोली जाती है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहाँ लोग ढीले डाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर ढककर भी रखते हैं। यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। और यहाँ कैसे लोग ढीले डाले और सूती कपड़े पहनते हैं। अबू धाबी से भारत आने में हवाई जहाज से 2 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 2 घंटे लगते हैं। ऊपर से देखने पर रेत का रंग बदलता रहता है, कभी सफेद दिखाई देता है, कभी भूरा, कभी पीला, कभी काला, कभी लाल दिखाई देता है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है कि रेत के पहाड़ या रेत के टीले, तो ये अबू धाबी, याद रखिए कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी में ये पाए जाते हैं। आंसर हमें जो देना है ये हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देना है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रेत के टीले कहाँ पर, अबू धाबी में है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 25, चटपटी कहानियां, चटपटी पहेलियां। तो इसमें है कि कुट्टन केरल में रहता है, उसके घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। कुट्टन कहाँ रहता है, केरल में रहता है, और उसके घर के आंगन में क्या है, मसालों का बगीचा है। वहां तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, केरल मसालों के लिए फेमस है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। मसालों का बगीचा, क्या, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, मसालों का बगीचा, याद रखिएगा आप लोग, केरल को किसको कहते हैं, केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज मुझे इस नंबर पर कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आगे आने वाली वीडियो का हो वो आपको मिल सके। वैसे डेली यहाँ पर आपको 2 से 3 वीडियो रेगुलर आपको अपने सीटेट के एग्जाम के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर है 26, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, उठा के देख लीजिएगा, जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी क्वेश्चन 100% आपका यहाँ से देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो देखिए लेफ्टिनेंट वहीदा के बारे में बात की जा रही है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। क्या है, एक भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। कैसी है, नौसेना अफसर है। वहीदा थन्ना मंडी गांव, राजौरी जिला, जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं ये, जम्मू कश्मीर की हैं। इनके जिले का नाम क्या है, राजौरी है। वहीदा थन्ना मंडी गांव, राजौरी जिला, जिला राजौरी, स्टेट जम्मू कश्मीर, थन्ना मंडी गांव की ये रहने वाली हैं। इनकी एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुई, पढ़ाई की। इनको इनको मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। 3 बहनें हैं, इनकी बड़ी बहन जम्मू पुलिस में है। ये कितनी बहन है, हर एक लाइन इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कोई भी लाइन इसमें से स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है। इन्होंने जम्मू कॉलेज से मेडिकल में दाखिला पाया, वो 5 साल पढ़ाई की और एमबीबीएस की परीक्षा पास की। इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, 5 साल वहाँ पढ़ी है, एमबीबीएस की परीक्षा इन्होंने वहाँ से पास की। ये स्कूल के समय में कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी, और एक गर्ल गाइड भी थी। ये क्या थी, एक गर्ल गाइड भी थी। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर, इनका काम देख लीजिए, नौसेना में डॉक्टर का क्या काम होता है कि नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवा ही नहीं देते, वे तो असल में मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज पर क्या होता है, 3 से 4 महीने के लिए समुद्र में आता है, तब उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। ये क्या करते हैं, सभी जो जहाज पर सवार होते हैं, 3-4 महीने के लिए वहां जाते हैं, उन सभी की देखभाल इन डॉक्टर्स को करनी होती है। वे जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करते हैं। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जिन जहाजों पर सफाई कर रहे हैं कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। नौसेना
कि जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। एक डॉक्टर होगा एक जहाज पर और 2-3 उसके असिस्टेंट होंगे। जरूरी दवाइयां और कुछ मशीनें भी होती हैं, ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहते हैं। या क्या होता है, जरूरी दवाइयां और मशीनें भी इनके पास होती हैं। एक डॉक्टर होगा और 2-3 इसके असिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, परेड के बारे में सुन लीजिए। परेड जिन्होंने परेड का जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। परेड के बारे में सुन लीजिए, क्वेश्चन परेड से भी पूछा गया है। परेड जब होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखिएगा, डाटा याद रखिएगा, 36 निर्देश देने होते हैं। कितने? 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी और मैदान में दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं, जो ये सब इस आवाज को सुन पाए। यानी कि टोटल 4 टुकड़ियां होती हैं, 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी तेजी से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी सुन पाए और जो बाहर दूसरी तरफ बाहर के लोग बैठे हैं उनको भी आवाज सुनाई दे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 27, कोशिश हुई कामयाब। चैप्टर नंबर 27 हमारा कोशिश हुई कामयाब। तो देखिए स्कीटेपो पुल याद रखिएगा कहां पर है, लद्दाख में है। पहुंचने के लिए सड़क से होकर झील आगे पॉपुलर के पेड़ के पास से पार करके फिर थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद है। चुस्किट बचपन से ही चल नहीं पाती थी और वो पहियों से चलने वाली कुर्सी के सहारे चलती थी। चुस्किट कैसी चलती थी? ये बचपन से ही नहीं चल पाती थी। वह 10 साल की उम्र में स्कूल जा रही थी, लेकिन रोज रोज स्कूल जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पिताजी रोज रोज उसको उठा के नहीं ले जा सकते थे स्कूल के लिए। इसमें एक वर्ड दे इसमें नाम है अब्दुल। तो अब्दुल के बारे में बस इतना याद रखिएगा, ये पोस्टमैन है। ये क्या है? एक डाकिया है। और देखिए, वहां बात की थी हमने मलयालम लैंग्वेज की, यहां बात कर रहे हैं हम लद्दाख में जो बोली जाती है उस भाषा की। तो लद्दाख में माँ को अमाले कहा जाता है। माँ को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, माँ को कहते हैं अमाले। माँ को क्या कहा जाता है? अमाले माँ को कहा जाता है। पिता को अबाले कहा जाता है और दादाजी को मेमेले कहा जाता है। किसमें? लद्दाख में क्या कहते हैं? अम्माले माँ को, अबाले पिता को, मेमेले दादाजी को कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से क्लास 4th की हमारी ईवीएस होती है कंप्लीट। हम लोग क्लास 3rd की ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 4th की ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 5th की ईवीएस कंप्लीट मिल जाएगी। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके बेस्ड क्वेश्चन लगातार जिन एग्जाम में जो आए होंगे और आने के चांसेस जो होंगे उनको मैं आप लोगों के लिए लगातार लाता रहूंगा। मेरा वादा है, आप लोग जुड़े रहिए। 28 प्लस मिनिमम 28 क्वेश्चन आपको ईवीएस सब्जेक्ट में दिलाकर मैं जाऊंगा। अगर टाइम रहा तो मैथ्स पेडागोजी और मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके लिए आएंगे। हिंदी पेडागोजी भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। आप चैनल से जुड़े रहिए। सीटेट को पास कराने की जिम्मेदारी मेरी। जहां आप इस सब्जेक्ट में कम स्कोर रहा था, ये वादा है इस बार सबसे जो ज्यादा स्कोर रहने वाला है आपका इस सब्जेक्ट में रहेगा। ईवीएस की मेरी गारंटी है कि इस सब्जेक्ट में रहेगा। जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, मैं उन्हें भी भरोसा दिलाता हूँ कि मैथ्स में पास कराने की आपको मेरी गारंटी है। यहाँ सबसे बेस्ट स्कोर जो करोगे आप इस बार ईवीएस में करोगे। अभी इस पॉइंट को, मेरी लाइन को नोट कर लीजिए। जब आपका रिपोर्ट कार्ड आए, जब रिजल्ट आपका आए, तो याद कर लीजिएगा सबसे ज्यादा जो मार्क्स होंगे आपके इस सब्जेक्ट में आपको मिलने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर, एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। तो ये थी एनसीईआरटी की क्लास 4th की संपूर्ण ईवीएस। इस वीडियो को देखने के बाद, पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आप 1 दिन से 2 दिन में करते, वही काम आपका 1 घंटे 8 मिनट की वीडियो ने यहाँ पर कर दिया है। रिवीजन आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, बहुत जल्दी रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी है जॉब, पहले करना पड़ेगा उसके लिए सीटेट पास। तो पढ़ते भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।